हेलो चिल्ड्रन, वेलकम वंस अगेन इन वंदनाज एकेडमी। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 10th सीबीएसई पोम, जिसका की टाइटल है अमांडा और जिसको लिखा है ऑस्ट्रेलियन पोइटेस रॉबिन क्लैन ने। So children, if you like my video, please like, share, comment and also subscribe to my channel for the latest update. तो चलिए बच्चे, इससे पहले कि मैं आपको इस पोम की एक्सप्लेनेशन दूं, चलिए जल्दी से जान लेते हैं पोइटेस रॉबिन क्लेन के बारे में। तो रॉबिन क्लेन का जो जन्म हुआ था 28 फैब 1936 को कैंप से न्यू साउथ वेल्स में, और वो आजकल मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। और उनका जन्म जो हुआ था एक बड़ी फैमिली में हुआ था जिसमें कि 9 बच्चे थे। फाइन। और 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल एजुकेशन को छोड़ दिया था। शी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 15 एंड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शी ट्राइड हर हैंड्स इन सेवरल जॉब्स। और इससे एक एस्टैब्लिश राइटर बनने से पहले उन्होंने कई जॉब में अपने हाथ आजमाए। और जो उनकी जो पहली जो स्टोरी थी वो जो पब्लिश हुई वो उस समय 16 साल की थी। और इनको क्लैन को जो है ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट प्रोलिफिक जो है राइटर माना जाता है। मोस्ट प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, फर्टाइल, रिच माना जाता है। और उनको उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो वो लिखती हैं बच्चों के लिए और यंग एडल्ट स्टोरीज लिखती हैं वो। तो उनकी बहुत सारी जो बुक हैं वो लिस्टेड हुई हैं सीबीसीए अवार्ड के लिए। सीबीसीए अवार्ड जो है चिल्ड्रंस बुक काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया देती है उन ऑथर्स को, राइटर्स को, पोएट्स को उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जो कि लिखते हैं ऑस्ट्रेलियन बच्चों के लिटरेचर के लिए। फाइन। तो उनकी जो बुक, उनका नाम जो है कई बार लिस्टेड हुआ है उस अवार्ड के लिए। तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। तो जो उनकी जो कुछ बुक्स के नाम मैं यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे कि हेटिंग एलिसन एशले एंड बॉस ऑफ द पूल, पीपल माइट हियर यू। तो दीज आर सम ऑफ हर फेमस राइटिंग्स। तो बच्चों चलिए जानते हैं कि इस पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है। ये पोम क्या कहती है? तो ये पोम जो है बच्चों के ऊपर है। और जो पोएटेस हैं वो कहती हैं कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ दैट अ चाइल्ड वांट्स टू possess is his or her freedom। जो बच्चा है ना, एक बच्चे की सबसे बड़ी दौलत जो होती है जिसे वो हमेशा अपने पास रखना चाहता है वो है उसकी फ्रीडम। और एक चीज जो बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं करता है वो है कांस्टेंट नेगिंग, लगातार जो है हैरेसमेंट, रोका टोकी करना, है ना, नुक्ताचीनी करना, हमेशा उसमें गलती ढूंढना, बड़बड़ाते रहना। तो ये सब चीजें उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और अनवांटेड इंस्ट्रक्शंस एंड ओवर प्रोटेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। जो पेरेंट्स हैं जो हमेशा अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि डू दिस एंड डोंट डू दिस। और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं। फाइन। ये बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो इस पोम के अंदर अमांडा जो है एक यंग गर्ल है जो कि उस constantly controlled and instructed to do one thing or the other by her mother। तो अमांडा जो है यंग गर्ल है जिसको कि हमेशा उसकी मदर जो है हमेशा उसको कंट्रोल करती है और हमेशा उसको इंस्ट्रक्शंस देती रहती है कि कभी ये करो, कभी वो करो। थ्रू दिस वी गेट अ पीप इनटू चाइल्ड्स माइंड। और इस पोम के थ्रू हम एक बच्चे के माइंड में भी झांकते हैं। और क्या बताना चाहती है पोएट कि अगर बहुत ज़्यादा नेगिंग होगी ना, रोका टोकी होगी, तो बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हमेशा उसको दी जाएंगी, तो इट विल लीव अ परमानेंट डेंट ऑन हिज माइंड। तो ये हमेशा के लिए ना उसके दिमाग पर एक होल, एक मार्क छोड़ जाएगी। एंड
उसका रिजल्ट क्या होगा? ही विल स्टार्ट हेटिंग द सोसाइटी, वो समाज से घृणा करने लगेगा। और जब वो बड़ा होगा ना, सो ही विल स्टार्ट हेटिंग द सोसाइटी, एडल्ट्स फॉर टेकिंग अवे हिज फ्रीडम। तो क्यों क्यों सोसाइटी से, बड़े लोगों से घृणा करने लगा? क्योंकि उन्होंने उसकी फ्रीडम को छीना। और आगे चल के वो क्या हो जाएगा? एक विद्रोही बनेगा, रेबल बनेगा, और आगे चल के एक जिद्दी बच्चा बनेगा, बड़ा जिद्दी कैरेक्टर बनेगा। तो जो बच्चे होते हैं, दे आर जस्ट लाइक फ्लावर्स, फाइन। सो दे आर वेरी डेलिकेट एंड यूनिक, सो दे नीड प्रॉपर केयर एंड लव, fine. So in nurturing them, love and proper care is required, so we need to handle them very delicately. So चलिए बच्चे, अब चलते हैं पोम की एक्सप्लेनेशन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेंजा फर्स्ट की। सबसे पहले मैं आपको पोम की लाइंस, फर्स्ट स्टेंजा की लाइन को पढ़ते हैं। So I'm going to read the first 4 lines. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So चलिए, let's know the difficult terms used in these 4 lines. So सबसे पहले है bite. Bite मतलब using teeth to cut something. So अपने दांतों का प्रयोग किसी चीज को काटने के लिए किया जाना, उसको बोलते हैं बाइट। दूसरा वर्ड है हंच। हंच मीन्स लोअर डाउन, झुक कर बैठना। देन स्लाउचिंग मतलब बेंडिंग डाउन, सिटिंग इन अ लेजी वे, किसी झुक कर बैठना और आलस में बैठना। देन स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स सीधा, अपराइट, फाइन। तो चलिए इसकी पोम की एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो पोएटिस हैं रॉबिन क्लेन, एक ऐसे एक कॉन्वर्सेशन को नरेट कर रही हैं। वो कॉन्वर्सेशन किस किस के बीच में है? वो कॉन्वर्सेशन है एक अमांडा जो कि एक छोटी बच्ची है और उसकी मदर के बीच में। अमांडा जो कि एक छोटी बच्ची है, हमेशा वो बच्ची कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन उसकी जो मदर है उसको हमेशा उसकी मदर को ये चीज पसंद नहीं है। वो हमेशा उसकी अपनी बच्ची को करेक्ट करती रहती हैं, फिर हमेशा डांटती रहती हैं फॉर वन थिंग और अनदर, और हमेशा उसको चेक करती रहती हैं। लेकिन जो छोटी बच्ची अमांडा है, वो अपनी मदर की इन स्कोल्डिंग्स को सुनना नहीं चाहती। सो ईच टाइम शी इज करेक्टेड फॉर सम मिस्टेक, हर बार उसको किसी ना किसी मिस्टेक के लिए करेक्ट किया जाता है। तो वो इस कांस्टेंट नैगिंग से, कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन से वो परेशान हो जाती है। एंड देन व्हाट शी डज, शी स्टार्ट्स फैंटेसाइजिंग हरसेल्फ इनटू अनदर वर्ल्ड। और ऐसी दुनिया जहां पर उसको फ्रीडम हो, वो अपने हिसाब से सोच सके, अपने हिसाब से चीजों को कर सके, फाइन। तो वो ऐसी दुनिया में जीना चाहती है, ऐसी दुनिया के बारे में, ऐसी लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर देती है जैसा वो जीवन जीना चाहती है। तो आप चलिए देखिए लाइंस, वी गो लाइन बाय। सो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे कि मदर जो है यहाँ पर इन 4 लाइंस में अपनी बेटी को इंस्ट्रक्शंस देती हुई नजर आती हैं। तो जैसे कि फर्स्ट लाइन में, इन द फर्स्ट लाइन मदर सेज, आप देखोगे अमांडा इज बीइंग टोल्ड नॉट टू बाइट हर नेल्स as it is a bad habit. तो मदर क्या कहती है? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। सो अमांडा इज बीइंग टोल्ड नॉट टू बाइट हर नेल्स as it is a bad habit. Then again she says don't hunch your shoulders अमांडा, अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो अमांडा। So next, she finds her sitting with a slouch, so she asks her to sit straight without bending. Fine, her shoulders. फिर देखोगे तो अमांडा जो है थोड़ी लेजी किस्म की लड़की है और उसको इस तरह से बैठना पसंद है। सो अमांडा जो है doesn't like being scolded for this. So she starts imagine herself living in another world.
So this is the explanation of first 4 lines. Okay, so let us know about the rhyme scheme used in these 4 lines. So first of all, you will see the first line is ending with Amanda, second line is also ending with Amanda, so A and A, third line is ending with straight, so this is B, and again fourth line is ending with Amanda. So what is the rhyme scheme? A B A. So now let us know the poetic devices used in the first stanza. So first of all, anaphora is used. What is anaphora? Repeated use of word, particular word at the start of the, you know, टू और मोर देन 2 लाइन्स. तो एनाफोरा क्या होता है? जब 2 लाइन या 2 से ज्यादा लाइन किसी पर्टिकुलर वर्ड से शुरू होती हैं तो उसको हम एनाफोरा बोलते हैं. तो देखिए यहाँ पर दोनों फर्स्ट 2 लाइन्स आर स्टार्टिंग विद डोंट डोंट, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाफोरा. तो दूसरा इसमें पोएटिक डिवाइस जो यूज हुई है वो है रेपिटिशन. रेपिटिशन क्या है? जब किसी पर्टिकुलर वर्ड जो है रिपीट होता है, तो आप देखोगे इसमें द वर्ड अमांडा अमांडा अबांडा इज thricely used. Fine. So this is the example of repetition. Then alliteration is also used. You will see in third line the word, the consonant S is used 4 times. Like you see stop, slouching, sit and straight. So अलिट्रेशन क्या होता है? जब एक कोई कॉन्सोनेंट एक लाइन में एक या एक से 2 या 2 से ज्यादा बार यूज होता है, दैट इज अलिट्रेशन. तो आप देखिए यहाँ एस जो कॉन्सोनेंट है 4 बार यूज हुआ है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अलिट्रेशन. चलिए बच्चे, लेट्स मूव टू द स्टेंजा 2. और आप देखेंगे in second stanza में the line given, these lines are given in the brackets. तो ब्रैकेट क्यों? ब्रैकेट्स आर गिवन टू प्रोवाइड मोर मीनिंग टू द फ्रेज. तो यहाँ पर जो पोएट ने इन ब्रैकेट्स का यूज किया है वो किस लिए किया है? टू प्रेजेंट द इमेजिनेशन ऑफ द लिटिल गर्ल. तो अमांडा uses her imagination as an escape point from day-to-day command of her mother. She feels suffocated in the real world and thus find peace in her own created world where there are no restraint. तो जो ये बच्ची है कमांडा, इस वास्तविकता की दुनिया में अपने आप को सफोकेटेड महसूस करती है, उसका दम घुटता है, और इसलिए वो शी फाइंड्स पीस इन हर ओन क्रिएटेड वर्ल्ड. तो अपने क्रिएटेड वर्ल्ड में उसको क्या मिलती है? पीस मिलती है. फाइन. क्योंकि वहां पर देयर आर नो रेस्ट्रेंट्स. फाइन. तो यहाँ पर चलिए अब जानते हैं क्या है इन लाइन में. तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि अमांडा इज लॉस्ट इन हर इमेजिनेशन while her mother is scolding her and continuously giving her instructions and correcting her to do this and don't do that. So Amanda is lost in her imagination और वो बॉदर ही नहीं करती कि उसकी मदर उसको क्या इंस्ट्रक्ट कर रही है, क्या करने के लिए बोल रही है. सो वो अपने ही अपनी बनाई हुई दुनिया में खो जाती है. और वो क्या इमेजिन करती है अपने आप को? वो कि वो एक ऐसी जगह पे हो जहाँ की शांत बिल्कुल समुद्र हो, एक ऐसा आइलैंड हो जहाँ पर हरा जो समुद्र है वो बहुत काम है और उसका पानी जो है वो कैसा दिखाई दे? ग्रीनिश, लाइक एमरल्ड. एमरल्ड क्या होता है बच्चों? एमरल्ड होता है जैसे पन्ना, a precious stone. Fine. So she imagines that she is the only inhabitant, resident of that island. Okay. और वहाँ वो क्या इमेजिन करती है कि वो वहाँ की एकमात्र रेजिडेंट हो, निवासी हो, वहाँ कोई उसे डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और वहाँ पर वो जो है फ्रीली जल परी की तरह से इधर उधर घूमती रहे. तो वहां पर अपने आप को
क्या इमेजिन मरमेड की तरह से घूमे। मरमेड क्या है कि इमेजिनरी जो है क्रीचर है जो कि डिस्क्राइब किया गया है स्टोरी में, जिसकी की ऊपर की बॉडी तो वुमेन की होती है और जो नीचे की जो टेल है वो एक फिश की तरह से होती है। तो अपने आप को वो मरमेड की तरह से इमेजिन करती है जो कि वहाँ उस हरे समुद्र में, शांत समुद्र में फ्रीली जो है जलपरी की तरह से इधर उधर घूमती फिर रही है। Okay, so this is the explanation of these lines, stanza 2. Okay, so let us know the rhyme scheme. So rhyme scheme देखिए, क्योंकि we have already discussed in the previous stanza A and B, तो यहाँ पर देखिए इसकी the first line is ending with see me blissfully. So all the three lines, rhyme is matching. So what would be the rhyme scheme? C C C. अब चलिए पोएटिक डिवाइसेस की बात कर लें, कौन कौन से यूज हुए हैं। सबसे पहले मेटाफर यूज हुआ है। तो मेटाफर कैसे? क्योंकि यहाँ पर एमरल्ड सी यूज हुआ है। फाइन। तो समुद्र की तुलना किससे की गई है? एमरल्ड से, ग्रीन कलर से। फाइन। तो यहाँ पर एज अ मेटाफर यूज हुआ है। फ्रॉम द यूज ऑफ एमरल्ड सी फॉर ग्रीन कलर, है ना। एमरल्ड का यूज उसका समुद्र के पानी ग्रीन कलर को यूज करने के लिए, दिखाने के लिए यूज हुआ है। सो दिस इज यूज्ड एज अ मेटाफर। एंड देन इमेजरी इज आल्सो यूज्ड। तो ये अमांडा अपने आप को मरमेड की तरह से इमेजिन करती है, जो कि उस आइलैंड पे, वहां पर जो समुद्र है वहां पर वो फ्रीली अपने आप को ऐसा महसूस करती है कि शी इज ड्रिफ्टिंग अराउंड ब्लिसफुली लाइक अ मरमेड। सो यहाँ पर इमेजरी का यूज हुआ है। So children, let's move to the stanza 3. So first of all, I'm going to read the lines. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. So the difficult word used in stanza 3, new word is tidy. Tidy means clean. Okay. तो जैसा कि मैंने बताया था शुरू में कि ये जो पोम जो है ये कन्वर्सेशनल फॉर्म में लिखी गई है। तो इसमें कन्वर्सेशन है माँ और बेटी के बीच में। तो आप देखोगे स्टैंजा 3 में यहाँ पर जो मदर है वो अपनी बेटी से इंक्वायर कर रही है। शी इज आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम her mother. The mother is asking questions to her daughter, जैसे whether she has done her homework or not, क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया है या नहीं, whether she has cleaned her room or not, क्या उसने अपना कमरा साफ कर लिया है या नहीं, क्या उसने अपने शूज को साफ कर लिया है नहीं या नहीं। सो आप देखोगे कि यहाँ मदर जो है इज कॉन्स्टेंटली शूटिंग वन क्वेश्चन आफ्टर another. Okay. So this is the explanation of these lines. So let us quickly know the rhyme scheme of stanza 3. So you will see the first second line is ending with Amanda. So this is AA, and third line is ending with shoes, because C we had already covered in the previous stanza. So this is D, and again the fourth line is ending with Amanda. So what is the rhyme scheme? AADA. And let's talk about the poetic device. So in this stanza repetition is used. Okay, you can see the word Amanda, 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 3 times word Amanda is used. So this is the example of repetition. So repetition is used in this stanza. So children, let's move to the stanza 4. So first of all, I'm going to read for these lines for you. So I'm an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. So let's discuss about the difficult words used in this stanza. So first of all, the new word is often. Often means who has no one to look after him. Okay, anath. Then roaming means wandering, इधर उधर घूमना. Pattern means design. Soft dust, soft sand. Hushed means silent, quiet and still place. On bare feet, without shoes, नंगे पैर. Okay.
सो चलिए इसकी अब एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। तो आप देखेंगे इन दिस स्टैंजा, we once again see Amanda's reaction to her mother's harsh words. अमांडा का रिएक्शन जो उसकी मदर हार्श वर्ड उसके लिए यूज करती है ना, तो अमांडा जो है अपने आप को विड्रॉ कर लेती है दूसरी इमेजिनरी दुनिया में। देखिए इस स्टैंजा की जो वेरी फर्स्ट लाइन इज ऑफली डिप्रेसिंग, जहां पर अमांडा जो है अपने आप को इमेजिन करती है टू बी एन ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स अनाथ। So she is looking so much frustrated by the continuous questioning of her mother. फाइन, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देती है, किस कारण से? क्योंकि उसकी बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस क्वेश्चनिंग ऑफ हर मदर। तो यहाँ पर then as I said again, she becomes so much frustrated by the continuous questioning of her mother, so she again starts fantasizing herself. ओके और अपने आप को क्या फेंटेसाइज करने लगती है कि क्या कहती है कि वो जो है एक ऑर्फन है और वो अपनी मदर के क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं देती और अपनी दुनिया में दोबारा से खो जाती है और अपने आप को ये मानने लगती है कि वो कोई एक ऑर्फन है ना, अनाथ है, और जो कि टाउन की सड़कों पर जो है घूम रही है, जैसे घूम रही हो, गली गली में घूम रही हो, है ना, नंगे पैर है, पैरों में ना कोई चप्पल है ना जूते हैं, और वो सॉफ्ट सैंड पर जो है वो नंगे पैर चल रही है, जिससे कि उसके पैरों के निशान बनते जा रहे हैं, है ना। और जब वो नंगे पैर चल रही है तो उससे रेत पर जो है उसके पैरों के निशान बनते चले जा रहे हैं। फाइन, और वो ये रियलाइज करती है कि दैट साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो क्योंकि उसकी दुनिया में देयर इज नो साइलेंस और वो बहुत ज़्यादा परेशान है ना अपनी मदर की बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस से। सो शी क्रेव्स फॉर साइलेंस एंड शी कंसिडर्ड इट टू बी precious like gold. She feels that she is missing the sweetness of freedom. और from this देखिए one can gather that constant nagging environment can take away one's peace of mind. तो यहाँ से हम एक बच्चे के दिमाग के बारे में वो क्या सोचता है कि किस तरह से constant nagging जो होती है ना, कि एक बंदे की उसकी पीस ऑफ माइंड को ले जाती है constant nagging, और वो बंदा अपने आप को सफोकेट महसूस करता है। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा। तो चलिए हम राइम स्कीम के बारे में जान लेते हैं। देखिए द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ई ई ई। जस्ट देखिए, क्योंकि राइम द फर्स्ट लाइन इज एंडिंग विद स्ट्रीट, second line is ending with feet, and third line is ending with sweet. So you can see the rhyme is matching of all the three line, no? So what is the rhyme scheme? E E E. Okay, and poetic device used in this stanza is metaphor. So देखिए दो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर मेटाफर के, जहाँ पर साइलेंस वेयर इट इज रेफर्ड, साइलेंस इज referred as golden, silence is golden and freedom is sweet. Fine, तो यहाँ पर ये metaphor का use हुआ है। So children, let's discuss stanza 5. So again in this stanza the mother is seeing instructing her daughter Amanda. So Amanda, here we see that Amanda is stopped by her mother from eating a chocolate. Why? As previously that had caused her acne. यहाँ पर अमांडा की जो मदर है उसको मना करती है चॉकलेट खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे पहले चॉकलेट की वजह से उसके चेहरे पर पिंपल्स आ गए थे। फाइन, यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से एक चाइल्ड को, एक बच्चे को, छोटी बच्ची को कॉन्शियस किया जाता है उसके
एक्ने के लिए, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। फाइन। यहाँ पर हम देखते हैं अमांडा अपनी मदर की इंस्ट्रक्शंस को ध्यान नहीं देती है, और अगेन शी इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, है ना, और वो परवाह नहीं करती अपनी मदर की तरफ देखने की और अपनी मदर की स्कोल्डिंग की। तो इसकी वजह से उसकी मदर और गुस्सा हो जाती है, और वो उससे कहती है कि टू पे हर अटेंशन, टू लुक एट हर व्हाइल व्हेन शी इज बीइंग स्कोल्डेड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो हमारी जो सोसाइटी है ना, इस सोसाइटी में जो है appearance is given more importance than the basic values and creativity. फाइन। किस तरह से उसको कॉन्शियस किया जा रहा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हर पिंपल्स ऑन हर फेस, हर चाइल्डहुड इज बीइंग स्नैच्ड, शी इज asked not to eat chocolate. सो बार बार, क्योंकि उसके लिए उसके चेहरा, उसका ना अपीयरेंस, ये सोसाइटी जो है अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान देती है. So appearance is more important in this society than the basic values and creativity. So children, this was the explanation of this stanza. So let us know the rhyme scheme. So the first line is ending with Amanda, second is also ending with Amanda, third line is ending with you. So this is different. So AAF, and the last line is also ending with A. So what is the rhyme scheme? AAFA. Fine. And let us talk about the poetic device. So one poetic device is used, that is repetition, because the word again and again Amanda is being repeated. चलिए बच्चे, जान लेते हैं स्टैंजा 6 का explanation. So I'm going to read the lines of the stanza. I'm Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. So let us know the new words used in stanza 6. So the first word used is Rapunzel. So a girl in a fairy tale. तो Rapunzel क्या है? एक जर्मन फेरी टेल का कैरेक्टर है, जिसको कि अकेले बंद कर दिया गया था एक हाई टावर बिल्डिंग में। किसने? एक विच ने, जिसका नाम था डेम गॉथल। ओके। और इस रेपेंसिल के बहुत ही लंबे लंबे सुनहरी कलर के गोल्डन हेयर थे, और ये जो विच जो थी, इसके बालों को ही चढ़ के ऊपर टावर में पहुंचती थी, और कोई मीडियम नहीं था उस टावर में पहुंचने का। फाइन। सो द ओनली वे वन कुड मेक अ कॉन्टेक्ट विद हर वाज ओनली यूजिंग हर लॉन्ग हेयर। ओके। तो यहाँ पर she's not happy, this girl Amanda is not happy with the constant nagging of her mother, continuous questioning of her mother, and तो यहाँ पर फिर अगेन she starts imagining herself. Fine. Now she fantasizes herself to be Rapunzel, who is captured by a witch and kept locked in a tower. और वो क्या कहती है कि काश वो रेपेंजेल होती, है ना, तो वो अपने बालों को नीचे ना लटकाती। Fine. So she would not let her hair down, anyone to climb up to the tower. Amanda feels that life in a locked up tower would be better because no one will be able to say anything to her. वो कहती है टावर में लाइफ उसकी ज्यादा अच्छी होगी, पीसफुल होगी, यहाँ पर उसको कोई भी रोक टोक करने के लिए नहीं होगा। फाइन। और यहाँ पर she could live happily, peacefully, all by herself. फाइन। यहाँ पर उस टावर में वो हैप्पीली और अपनी मर्जी से रह सकती है। फाइन। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा. Tranquil means calm, quiet. Rare means uncommon. So children, the rhyme scheme used in this stanza is G, 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 because the matching of the rhyme of all the three words is matching, like care, rare, hair. So what is the rhyme scheme?
G, G, G. And literary device used in this stanza is allusion. So यहाँ पर allusion कैसे है कि यहाँ पर एक famous fairy tale के character को use किया गया है, Rapunzel को. So this is allusion. चलिए बच्चे, अब हम जान लेते हैं लास्ट concluding stanza के बारे में. What is the explanation of this concluding stanza? So यहाँ पर first of all I'm going to read the lines of the poem. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. So the new words used in this stanza are, first of all, sulking. Sulking means be in a bad mood. Second new word is moody. Moody means unstable. Sometime one is in happy mood and sometime it is in bad mood. Then nagged. Nagged means harass. Okay. चलिए अब इसकी explanation जान लेते हैं. देखिए, तो जैसा मैं बता रही थी कि Amanda is not happy with the constant nagging of her mother. Fine. तो उसके जो mother है, she keep instructing Amanda on the do's and don'ts. Fine. ये करो, ये ना करो. लेकिन यहाँ पर ये जो अमांडा आपने देखा होगा, she always remains lost in her own dreams. Fine. अपनी ही फैंटेसी की दुनिया में रहती है. तो अब उसके पेरेंट्स को ये लगता है कि वो, बिकॉज शी इज नॉट गिविंग एनी रिएक्शन, ओके, शी इज नॉट रिएक्टिंग, और उनको लगता है बिकॉज शी इज एनॉयड विद देम. ओके, तो अमांडा का जो बिहेवियर है वो जो है उनको अच्छा नहीं लगता. तो उनको they don't like her behavior and they are moreover they are worried about their own image. पेरेंट्स जो है अपनी इमेज को लेकर ज्यादा वरीड हैं कि भाई सोसाइटी क्या कहेगी उन्हें, है ना. They are concerned about how the society will perceive them if their child always remains in foul mood. अगर उनका बच्चा हमेशा ही बुरे मूड में रहता है तो the society judge everyone. So this what to see, their child in that bad mood always, they would question them. ओके, पेरेंट्स को क्वेश्चन करेंगे और वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं. फाइन. और हु मैनेज टू बैलेंस आउट व्हाट द चाइल्ड वांट्स एंड व्हाट द सोसाइटी एक्सपेक्ट आउट ऑफ अमांडा. लेकिन आप देखा होगा कि वो एक अच्छे पेरेंट्स साबित नहीं हुए. ओके, तो यहाँ पर फिर मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ. यहाँ पर अपने अमांडा की जो मदर है उसको कहती है कि वो अनहैप्पी ना दिखाई दे, ओके, और सैड ना दिखाई दे, क्योंकि शी शुड लुक अ लिटिल मोर चीयरफुल. मदर कहती है थोड़ा खुश दिखना चाहिए उसको, है ना, क्योंकि अमांडा जो है ऐसा लग रहा है कि वो मूडी है, अनस्टेबल नेचर की है. तो बार बार उसको कहती है टू लुक चीयरफुल, अदरवाइज पीपल विल ब्लेम हर मदर ऑफ नेगिंग एंड ट्रबलिंग हर कंटिन्यूअसली. अदरवाइज जो सोसाइटी है, लोग हैं, उसी को जिम्मेदार ठहराएंगे कि वो जो है हमेशा नेग करती रहती थी, इसकी वजह से ये बच्ची जो है इस बुरे मूड में रहती है. ओके, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस concluding stanza. So let us discuss about the rhyme scheme. So rhyme scheme is AABA. So you can see the word Amanda is used twice. So AA for this, and U, again the third line is ending with U. So this is B. Why B? Because U is also used in the previous stanza. So this is B. There we had used B for U, so that's why again we have given B here. And then
Amanda, fourth line is again ending with Amanda. So again A for that. So what is the rhyme scheme of the concluding stanza? A, B, A. And let's talk about the poetic devices which are used in the concluding stanza. So first poetic device which is used is alliteration. Alliteration is the repetition of the consonant sound. So you can see here the sound of S is repeatedly used. So in two words, sound and that sulking, so you can see S sound is repeated. So this is the use of alliteration. And the another poetic device used in this poem is repetition. So you can see the word Amanda, 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 three times this word is used. So this is the example of repetition. So children, this was the explanation of the poem. So I have given you the detailed explanation of this poem. Hope you have understood. I've given stanza wise rhyme scheme, stanza wise poetic devices used. Hope you have understood it. So children, if you like this video, please like, share, comment and subscribe to my channel. And moreover, children, thanks for watching this video. Thank you so much.